6 महीने बाद एक अंधेरे कमरे में, जहां मुश्किल से एक या दो लाइटें जल रही थी। कमरा बेहद भयावह और अस्त व्यस्त था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। हर ओर गंदगी फैली हुई थी, कहीं एक लड़की के कपड़े पड़े थे तो कहीं उसकी कई तस्वीरें बिखरी हुई थी। कमरे के कोने में जमीन पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, उम्र लगभग 33 या 34 वर्ष। हाथ में शराब से भरा एक गिलास था, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और जमीन पर आंसुओं की बूंदें सूख चुकी थी। उसने एक लड़की का अंडरगारमेंट इस तरह पकड़ रखा था जैसे वह किसी वस्त्र को नहीं बल्कि उस लड़की को ही अपनी बाहों में भर रहा हो। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, चेहरा झुर्रियों से भर गया था और बाल बिखरे हुए थे। दाढ़ी महीनों से नहीं बनी थी, शरीर कमजोर हो चुका था। देखने से ही लगता था कि वह लंबे समय से कुछ खाया नहीं है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, जैक था, वही जैक जो एक समय माफिया की दुनिया का बेताज बादशाह था, लेकिन आज एक टूटे हुए इंसान की तरह जी रहा था। पिछले 6 महीनों से वह हर रात वानी की याद में अपने उसी कमरे में जमीन पर पड़ा रोता रहता, जहां वो कभी वानी के साथ रहा करता था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी रूह, अपना प्यार, वानी को। वानी की मौत के बाद जैक मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। साइकिट्रिक दवाएं ही अब उसे थोड़ा बहुत शांत रखती थी। जैक की माँ, मैक्स और नैनी उसे संभाल संभाल कर थक चुके थे। वह हर समय वानी का नाम लिया करता, कभी दीवारों से बात करता तो कभी खुद से। उसने सबको अपने कमरे में आने से मना कर दिया था। कोई भी उसके कमरे में प्रवेश करता तो वह जान से मारने की धमकी देता। पिछले 6 महीनों से उसके कमरे में कोई नहीं गया था। अब वह केवल एक माफिया नहीं, एक तबाह और खोखला इंसान बन चुका था। जैक की माँ कमरे के बाहर दीवार से टिक कर बैठी, चुपचाप रो रही थी। वह जानती थी कि जैक ने उनके पति मिस्टर डेविडसन की हत्या की थी, लेकिन उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं था। असल में वह चाहती थी कि वह आदमी मर जाए। उनके भीतर कई राज दबे हुए थे। जैक मिस्टर डेविडसन का बेटा नहीं था, वह किसी और की संतान था। ये राज जैक के अलावा किसी को नहीं पता था। नैनी, जो बचपन से जैक की देखभाल करती आ रही थी, वह भी अब उसकी हालत देखकर दुखी थी। उन्होंने वानी को नजदीक से जाना था। वानी एक नेकदिल लड़की थी, लेकिन जैक उसके लायक नहीं था। उन्हें आज भी याद था, वानी जैसी बहादुर लड़की अगर आत्महत्या का रास्ता चुनती है तो जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। जैक ऑफिस तो जाता था, लेकिन वहां भी उसकी हालत और मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। 6 महीनों में उसने अपने गुस्से और दर्द में 50 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। कई नामी बिजनेस टाइकून को भी सरेआम गोली मार दी थी। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उसे रोक सके। जैक को खुद भी एहसास हो गया था कि अब उसकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं बची। वह रोज यही सोचता कि जल्द ही वानी से मिलने वह भी इस दुनिया से चला जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहीं दिल्ली में वानी की मौत की खबर सुनकर मिस्टर बिरला, रोहन, नेहा और पूरी बिरला फैमिली गहरे सदमे में चली गई थी। वानी की मृत्यु की सच्चाई अभी पब्लिक से छुपाई गई थी, लेकिन इस दुख को सहन न कर पाने के कारण मिस्टर बिरला ने भी 5 महीने पहले ही दम तोड़ दिया था। रोहन और नेहा अब मिलकर कंपनी संभाल रहे थे। मिसेस बिरला मानसिक संतुलन खो चुकी थी, उन्हें एक कमरे में बंद रखा जाता था। जब अजय को पता चला कि वानी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वह पागल हो गया। वह जैक को मारने के इरादे से कैलिफोर्निया निकल गया, लेकिन 6 महीनों से उसका भी कोई पता नहीं चला। अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह उलझन में थी। अजय के गायब हो जाने के साथ साथ 8 सीआईडी ऑफिसर्स और एक जाने माने उद्योगपति के लापता होने ने पुलिस को भी हिला दिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैलिफोर्निया में जैक के मेंशन में हॉल में एक बड़ा पर्दा लगा था। उसके पीछे वानी की एक बड़ी सी तस्वीर रखी थी, जिसके सामने 10-12 बड़े मोमबत्तियां जल रही थी। कुछ महिलाएं हाथ में कैंडल्स लिए उस तस्वीर के सामने खड़ी थी, उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दरवाजे से सटी बैठी जैक की माँ फूट फूट कर रो रही थी और नैनी उन्हें ढांढस बंधा रही थी। जैक उसी कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, वानी के कपड़ों को सीने से लगाए और सिर्फ एक ही नाम बुदबुदा रहा था, वानी। अगली सुबह जब जैक की आंखें खुली तो उसने तैयार होकर वानी का रुमाल अपनी जेब में रख लिया। पिछले 6 महीनों से वह वानी के रुमाल को हर जगह अपने साथ रखता था। उसे ऐसा महसूस होता था मानो वानी उसके पास है, उसके साथ है। जैक जब बाहर आया तो उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो हॉल में सोफे पर ही बैठे बैठे सो गई थी। जैक ने उन्हें धीरे से लेटा दिया और एक नौकरानी से कंबल मंगवाकर उन्हें उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही जैक ने कदम आगे बढ़ाए, उसे चक्कर आने लगे। तभी वहां आए मैक्स ने उसे इस हालत में देख लिया और तुरंत दौड़कर आया। उसने जैक को सहारा देकर पास के दूसरे सोफे पर बिठा दिया। मैक्स ने तुरंत किसी को कॉल किया और नौकरानी से पानी मंगवाया। पानी आते ही उसने जैक के चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन तब तक जैक पूरी तरह बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में एक आदमी दवा और इंजेक्शन लेकर आया। उसने मैक्स को दवा और इंजेक्शन देकर वहां से चला गया। मैक्स ने तुरंत जैक को इंजेक्शन दिया। कुछ मिनटों बाद जैक को होश आ गया था। वह शांति से सोफे पर बैठा था, उसके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं थी क्योंकि उसने पिछले 2 दिन से अपनी दवाएं नहीं ली थी। जैक की नजर छत पर लगे बड़े झूमर पर थी। वह उसे एकटक देख रहा था। तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। वहां मौजूद सभी नौकर नौकरानियां और मैक्स डर गए, लेकिन जैक ने अपने बाएं अंगूठे से खून साफ किया और बड़ी हिम्मत से जैसे तैसे चलकर कार तक पहुंचा। नैनी, मैक्स और बाकी नौकरानियों ने उसे कुछ खाने को कहा, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसका मन नहीं है। नैनी बहुत परेशान थी क्योंकि जैक ने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, बस रात में शराब पीता था। जैक ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। लगभग 1 घंटे के बाद वह अपनी कंपनी पहुंच गया। अब उसने एनर्जी इंजेक्शन ले लिया था, जिससे थोड़ा बहुत दम आ गया था। वह जैसे तैसे अपने केबिन तक पहुंचा और सोफे पर बैठ गया। लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैक्स उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी था।
चाहे जैक कितना ही खतरनाक क्यों न हो, लेकिन मैक्स जानता था कि उसने उसे बचपन से पाला है। जैक अभी बैठा ही था कि मैक्स एक लिफाफा लेकर आया। उसने जैक के सामने वो लिफाफा रखते हुए कहा, बॉस, मिस्टर नेल्सन की पार्टी में आपको खास इनविटेशन भेजा गया है। पार्टी आज शाम है, उन्होंने खास तौर पर आपको बुलाया है। जैक ने बस सिर हिलाया। उसमें कुछ कहने की ताकत नहीं थी। वह कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगे जब वह वानी से कहा करता था, कुछ महीनों में तुम्हें ये कुर्सी संभालनी है। ये याद आते ही उसकी आंखें फिर भर आईं। वह कुर्सी जो उसने वानी के लिए संजो कर रखी थी अब वीरान लगने लगी थी। जैक की माँ ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि वानी को भूलकर किसी और से शादी कर ले। उन्हें हमेशा लगता था कि जैक ने वानी को सिर्फ शारीरिक आकर्षण के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जैक के दिल में वानी के लिए क्या था ये सिर्फ वही जानता था। उसने एक बार साफ शब्दों में अपनी माँ से कह दिया था, वानी के अलावा मेरी जिंदगी में अब कोई और नहीं आ सकती। अब सिर्फ वानी थी और अब सिर्फ वही रहेगी। अगर मुझे ऐसे ही जीना है तो मैं जी लूंगा। वैसे भी कुछ वक्त बाद मैं खुद उसके पास चला जाऊंगा। ये सुनकर जैक की माँ बहुत उदास हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे पर वानी का ऐसा कौन सा असर था जो उसकी मौत के बाद भी नहीं गया। अब जैक ने अपने केबिन में हमेशा अंधेरा करवा दिया था। वह अब रोशनी में नहीं रहना चाहता था। उसकी जिंदगी पहले ही अंधेरे में डूब चुकी थी, अब वह सचमुच उसी अंधेरे में जीना चाहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एयरपोर्ट पर एक आदमी एक लड़की का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से बाहर निकला। बाहर आते ही उसका अंग्रेज ड्राइवर कार लेकर आ गया। वह व्यक्ति था टाइसन नेल्सन, एक मशहूर बिल्डिंग आर्किटेक्ट और कंपनी का मालिक। उसके साथ जो लड़की थी वो अजीब लग रही थी। उसने खुद को पूरी तरह से ढक रखा था। उसकी आंखें भी गहरे चश्मे के पीछे छुपी हुई थी। उसकी चाल भी कुछ अलग थी और वह बेहद दुबली पतली थी। टाइसन बार बार उस लड़की को जेसिका कहकर पुकार रहा था। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचे, टाइसन की वाइफ एनी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उनके साथ उनकी छोटी बेटी अलीना भी थी। अलीना दौड़कर अपने पिता के गले लग गई, लेकिन जेसिका अभी भी वहीं खड़ी थी और अजीब नजरों से सबको देख रही थी। एनी को जेसिका बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। एनी को जलन हो रही थी कि उसके रहते हुए उसके पति ने किसी और लड़की को अपने साथ क्यों रखा है। उसने ठान लिया था वह एक दिन इस लड़की को इस घर से निकालकर ही दम लेगी। वे सब अंदर गए और लंच पर बैठे। एनी अपने पति के सामने बहुत अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी। हालांकि टाइसन और एनी का रिश्ता सिर्फ मजबूरी में था, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। वरना टाइसन कब का एनी को छोड़ चुका होता, क्योंकि एनी एक ड्रग एडिक्ट थी। टाइसन ने जेसिका के लिए खास हेल्दी फूड बनवाया था, जिससे एनी को और बुरा लगा। उसे लगा कि अब उसका पति जेसिका की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है और वह बस नाम की बीवी बनकर रह गई है। एनी की नजरों में जेसिका सिर्फ टाइसन की नई गर्लफ्रेंड थी। शाम का वक्त था, घड़ी में 6 बजे बज रहे थे। जैक अपने ऑफिस में पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। यह एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी थी, जिसमें कई बड़े कॉर्पोरेट टाइटन्स को आमंत्रित किया गया था। जैक को इस पार्टी में सबसे स्पेशल इनविटेशन मिला था, क्योंकि वह अभी भी द माफिया किंग कहलाता था। उसकी जगह आज तक कोई नहीं ले सका था। सबको लगता था कि इन 6 महीनों में वह और भी ज्यादा क्रूर और रहस्यमय बन चुका है। जैक ने ब्लैक ब्लेजर पहना और मैक्स के साथ पार्टी के लिए रवाना हो गया। हर बार की तरह इस बार भी उसके दिमाग में सिर्फ वानी ही चल रही थी। उसे याद आ रहा था कि 6 महीने पहले उसने अपनी शादी की पार्टी तो मनाई थी, लेकिन अपनी पत्नी के साथ नहीं, बल्कि नतालिया के साथ। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने नतालिया की बात क्यों मानी, क्यों उसके साथ रात बिताई, जबकि वह दिल से सिर्फ वानी का था। फिर वह कैसे बहक गया। करीब 15-20 मिनट बाद जैक नेल्सन मेंशन पहुंच गया। ये पार्टी किसी क्लब में नहीं, बल्कि मेंशन के अंदर रखी गई थी। जैक के स्वागत के लिए खुद टाइसन बाहर आया था। वह जानता था कि माफिया लीडर को नाराज करना उसके लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि टाइसन के मन में जैक के लिए कोई इज्जत नहीं थी, वह उसकी ताकत से जलता था। मगर वह जानता था जैक को नाराज करना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। टाइसन ने बहुत सम्मानपूर्वक जैक को अंदर पार्टी हॉल तक ले गया। यह एक आई मास्क पार्टी थी, जहां सभी मेहमानों को मास्क पहनना अनिवार्य था। टाइसन ने जैक के लिए खास सिल्वर मास्क तैयार करवाया था। जैक का चेहरा पूरी तरह से भाव शून्य था। वह बस अपनी मौजूदगी दिखाने आया था। सच कहे तो उसका दिल कहीं और था। ऑफिस में भी वो कभी फर्श पर बैठा, कभी सोफे पर पागलों जैसा लेटा रहता था। इस पार्टी में आने से उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। जैसे ही जैक ने पार्टी हॉल में कदम रखा, सारी नजरें उसी पर टिक गईं। सभी पहचान गए कि यह वही माफिया किंग है। सभी ने उसका आदरपूर्वक अभिवादन किया, मगर जैक ने केवल सिर हिलाकर जवाब दिया। उसका किसी से बात करने का मन नहीं था। टाइसन ने उसके लिए खास सोफा अरेंज करवाया था और जैक ने पहले ही साफ कह दिया था उसके पास कोई लड़की ना आए, वरना वह एक सेकंड भी नहीं लगाएगा उसे खत्म करने में। जैक एक कोने में बैठा ड्रिंक कर रहा था। कई महिलाएं उस पर नजरें टिकाए बैठी थी, लेकिन टाइसन ने पहले ही सबको चेतावनी दे दी थी कि कोई भी महिला जैक के पास नहीं जाएगी। ये पार्टी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। पार्टी में एरिका भी आई थी, वानी की पुरानी दोस्त। उसे अब तक पता नहीं था कि वानी जिंदा है या मर चुकी। पिछले 6 महीने से वानी से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। उसे लगता था कि शायद जैक ने ही वानी को उससे दूर कर दिया है। कुछ देर बाद टाइसन स्टेज पर आया। उसने माइक लिया और फ्लैशलाइट अपनी ओर करवाई। फिर मुस्कुराते हुए बोला, ग्रेटर देन लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माई पार्टी। आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपसे किसी खास को मिलवाना चाहता हूँ जो मेरे दिल और जिंदगी के बेहद करीब है। हम जल्द ही शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। प्लीज वेलकम मेरी गर्लफ्रेंड।
ये कहते हुए उसने पीछे इशारा किया और एक लड़की स्टेज की ओर बढ़ी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं, लेकिन उसका चेहरा मास्क से छिपा हुआ था। टायसन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, ग्रेटर देन मिलिए मेरी स्वीट गर्ल जेसिका जोन्स से। जैसे ही नाम लिया गया, सभी की निगाहें जेसिका पर ठहर गईं। उसका आकर्षक फिगर और खूबसूरती सबका ध्यान खींच रही थी, लेकिन कोई भी उसका चेहरा नहीं पहचान पा रहा था। वहीं जेसिका की नजरें हॉल में मौजूद एक ही शख्स पर टिकी थी, जैक। जैक का मन उस औरत को देखने का नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जेसिका पर पड़ी, वह चौंक गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो ये जेसिका नहीं, बल्कि वानी हो। उसे लग रहा था कि इस मास्क के पीछे वही चेहरा छिपा है। तभी टायसन ने सभी से डांस फ्लोर पर आने को कहा। पार्टी में सालसा डांस रखा गया था, कपल्स के लिए एक रोमांटिक डांस। संगीत धीमा और दिल को छू लेने वाला था। कई कपल्स धीरे धीरे नाच रहे थे। जैक अब भी जेसिका को घूर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह जाए और उसका मास्क उतार कर देखे कि वह वानी ही है या नहीं। इसी तनाव में जैक को अचानक महसूस हुआ कि उसकी नाक से खून बह रहा है। उसने जल्दी से रुमाल निकाला और उसे छिपाते हुए साफ किया। वह तुरंत हॉल से बाहर निकल गया। मैक्स ने जैक को जाते देख लिया और उसके पीछे पीछे चला आया। बाहर आते ही जैक ने रुमाल से खून साफ किया, लेकिन रुमाल पूरी तरह लाल हो चुका था। उसके सिर में भयानक दर्द था। उसकी आंखों में अब भी जेसिका का चेहरा घूम रहा था। वह जानता था कि उसे अब वहां नहीं रुकना चाहिए। उसने मैक्स को तुरंत घर चलने को कहा। रास्ते में जैक को जोर जोर से खांसी आने लगी। मैक्स उसकी हालत देखकर घबरा गया। जैक के मुंह से अब थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा था। बिना देर किए मैक्स ने गाड़ी का रुख हॉस्पिटल की ओर मोड़ दिया। वह जैक की पीठ थपथपा रहा था, लेकिन उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही मैक्स जैक को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, तब तक जैक की आंखें बंद हो चुकी थी। वह बेहोश हो चुका था। मैक्स ने बिना समय गंवाए उसे इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर भागते हुए आए क्योंकि मैक्स पहले ही उन्हें धमकी दे चुका था, अगर कुछ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। मैक्स वार्ड के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ नजर आ रहा था। अंदर डॉक्टर जैक की स्थिति की जांच कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीर लहजे में बोले, His condition is very critical. We need to operate immediately. ये सुनते ही मैक्स घबरा गया। उसने तुरंत जैक की मां को फोन किया, क्योंकि ऑपरेशन के लिए उनके साइन जरूरी थे। जैक की मां हड़बड़ाकर हॉस्पिटल पहुंची। उनका चेहरा डर और सदमे से भरा था। अपने बेटे को खोने का डर उनके भीतर साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना समय गंवाए डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। डॉक्टर स्नेहा ने तुरंत जैक को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। कुछ ही देर में ओटी के ऊपर लाल लाइट जल उठी। करीब 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन पूरा हुआ। डॉक्टर स्नेहा बाहर आई तो मैक्स ने दौड़कर उनसे जैक की हालत पूछी। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, He is stable for now, but he has limited time. Just a few months maybe. Beyond that, it's in God's hands. डॉक्टर वहां से चले गए। मैक्स ये सुनकर स्तब्ध था। कुछ देर बाद जैक को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जैक की मां और मैक्स दोनों उसके पास बैठ गए। वह बेहद कमजोर लग रहा था, चेहरा पीला, होंठ सूखे, आंखों के नीचे काले घेरे। रात के 3 बज चुके थे। जैक की मां मेंशन लौट चुकी थी। मैक्स बाहर कॉरिडोर में बैठा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कोई छुपकर उसे देख रहा है। वह एक महिला डॉक्टर थी। उसकी जेब में एक सिरिंज और एक छोटी शीशी थी। उसने शीशी को ध्यान से देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वार्ड की ओर बढ़ी। मैक्स ने उसे रोका और पूछा, Where are you going? वह झट से बोली, I'm here to check the patient. मैक्स ने उसे जाने दिया क्योंकि वह हॉस्पिटल स्टाफ की ही लग रही थी। जैसे ही वह डॉक्टर कमरे में दाखिल हुई, उसकी नजर बेड पर पड़े जैक पर पड़ी। उसकी आंखें नम हो गईं। जैक के सिर पर पट्टी थी, शरीर में कई मशीनें लगी थीं और नाक में ट्यूब डाली गई थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मास्क की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखों में बहते दर्द को कोई भी पढ़ सकता था। उसने अपनी जेब से इंजेक्शन निकाला, जिसमें पहले से ही दवा भरी हुई थी। जैसे ही उसने जैक का हाथ सीधा किया, उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी खरोंचों पर पड़ी। वह स्तब्ध रह गई। खरोंचों से एक नाम उकेरा गया था, वानी। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, वानी। वह समझ चुकी थी, ये वही जैक था जो वानी से मोहब्बत करता था, और ये खरोंचें उसकी दीवानगी की निशानियां थी। उस डॉक्टर के हाथ कांपने लगे। उसने इंजेक्शन में भरी जहरीली दवा को देखा और फिर जैक को। अंत में अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने वो इंजेक्शन वहीं फेंक दिया। वह और वहां नहीं रुक सकी। अपने आंसू पोंछे, मास्क ठीक किया और कमरे से बाहर निकल गई। नीचे पहुंचते ही एक कार उसका इंतजार कर रही थी। वह बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठ गई और कार हॉस्पिटल से निकल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह हॉस्पिटल में जैक अब तक बेहोश था। डॉक्टर ने हार्ट बीट चेक की, जो रुक रुक कर चल रही थी। ये एक खतरनाक संकेत था। मैक्स परेशान था। डॉक्टरों को पहले ही चेतावनी दे चुका था, अगर जैक को कुछ हुआ तो तुम सब नहीं बचोगे। डॉक्टरों की टीम अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। उन्हें जैक से नफरत थी, लेकिन इस वक्त डर ज्यादा था। 2 दिन बाद जैक की तबीयत अब बेहतर हो चुकी थी। जैसे ही उसने होश में आकर बातें करना शुरू किया, उसने सबसे पहले जेसिका के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। हालांकि उसने अभी तक उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। मैक्स को ये शक था कि शायद जैक को जेसिका की सिर्फ बॉडी पसंद आ गई है और वह उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन उसे क्या पता था, जैक को जेसिका के अंदर वानी की झलक दिखाई दे रही थी। मैक्स अपने आदमियों के साथ जेसिका की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में लग गया था। वह अपने बॉस को किसी भी तरह हताश नहीं करना चाहता था। हालांकि डॉक्टर ने साफ तौर पर मना किया था कि जैक को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए।
इसलिए मैक्स चाहता था कि यह पूरा जेसिका वाला मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैक का केबिन। जैक अपने ऑफिस के केबिन में अकेला बैठा वानी की एक तस्वीर को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि वानी अब इस दुनिया में नहीं है। जब से उसने जेसिका को देखा था उसे वही पुराना एहसास हुआ था। वह यकीन करने लगा था कि जेसिका ही वानी है। 6 महीने पहले जब जैक वानी को खाई में गिरते हुए देखकर बेहोश हो गया था, तब उसे 2 दिन बाद होश आया। उसके बाद उसने खाई की तलाशी ली नीचे से ऊपर तक। ये काम इतना आसान नहीं था। खाई बहुत गहरी थी और उसके नीचे घना जंगल था। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक तेज बहाव वाली नदी भी थी। जैक ने पूरे इलाके की सर्चिंग में 1 महीना लगा दिया था, लेकिन वानी की बॉडी कहीं नहीं मिली। उसके बॉडीगार्ड्स ने कहा था कि हो सकता है किसी जंगली जानवर ने वानी की लाश को खा लिया हो या वह नदी में बह गई हो। 6 महीने तक जैक यह मानता रहा कि वानी मर चुकी है, लेकिन जेसिका को देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जगी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठीक उसी वक्त केबिन का दरवाजा खुला और मैक्स भीतर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरा तनाव से भरा हुआ। बॉस, जेसिका जोन्स की फाइल, मैक्स ने गंभीर आवाज में कहा। जैक ने वह फाइल लगभग झपटते हुए ली और तेजी से पन्ने पलटने लगा। उस फाइल में लिखा था, ग्रेटर देन जेसिका जोन्स, एज 27, डॉटर ऑफ नील और केली जोन्स, बिलोंगिंग टू अ वेल नोन बिजनेस फैमिली। उसमें जेसिका की बचपन से लेकर अब तक की कई तस्वीरें भी थी, लेकिन जैसे ही जैक ने एक तस्वीर देखी, उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। वह लड़की वानी नहीं थी। नो, दिस इज नॉट हर, शी इज नॉट माई वानी। जैक चीख पड़ा और फाइल जमीन पर फेंक दी। मैक्स स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ आया कि जैक को शक हुआ था कि जेसिका ही वानी है। वह खुद को कोसने लगा कि उसने अपने बॉस के इरादों को गलत समझा। जैक को एक बार फिर लगने लगा कि वानी सच में मर चुकी है। उसे याद आया कि उस रात जो लड़की मास्क के पीछे थी, वह शायद वानी नहीं बल्कि जेसिका ही थी, जिसने जानबूझकर अपना चेहरा छुपा रखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वानी की तस्वीर को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा दुख से झुक गया था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी नाक से फिर खून बह रहा है। उसने जल्दी से ब्लड साफ किया और दवाई ली। मैक्स चुपचाप जैक को तड़पते हुए देख रहा था। उसे ये सब देखना बहुत तकलीफ दे रहा था। वह बिना कुछ कहे केबिन से बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, एक लड़की ने उसे रोका और मदद की गुहार लगाई। उसने अपनी परेशानी बताई, लेकिन मैक्स ने उसे जैक तक नहीं जाने दिया। उसने कहा कि वह इस मामले को खुद संभाल लेगा। लड़की संतुष्ट होकर वहां से चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वही जैक, वह सोफे पर बैठा था। वानी की तस्वीर अब भी उसकी छाती से लगी हुई थी। थकावट और दर्द से बोझिल आंखों ने खुद को बंद कर लिया और वह धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1 हफ्ता बीत चुका था। जैक अब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसकी जिंदगी अब दवाइयों के सहारे चल रही थी, लेकिन कब तक, यह ऊपर वाले की मर्जी पर था। दुनिया को जैक की हालत का अंदाजा तक नहीं था। सबको बस इतना पता था कि पिछले 6 महीनों में जैक और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसने अपने दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आज जैक अपने अंधेरे बेतरतीब बेडरूम में बेहोश पड़ा था। शराब की बोतलें खाली थी और वानी के कुछ कपड़े उसके बगल में रखे थे। वह उन कपड़ों को अपने सीने से लगाए गहरी नींद में था। एक ऐसी नींद जो शायद कुछ देर के लिए ही राहत देती थी, दर्द से, यादों से और उस अधूरी मोहब्बत से जो अब भी जिंदा थी। आज जैक का जन्मदिन था। जैक की माँ ने खास तौर पर उसके लिए एक पार्टी का आयोजन किया था। जैक का मन नहीं था, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर वह आखिरकार मान गया। उसने सोचा था कि इस बार वह अपना जन्मदिन अपनी पत्नी के साथ मनाएगा, एक रोमांटिक डिनर पर जाएगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, पार्टी हॉल में मेहमान आने लगे थे। जैक धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। उसे देखकर सबको अजीब सा लगा। वह पहले से थोड़ा दुबला हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और चेहरा भी काफी मुरझाया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर वह पुरानी चमक कहीं खो चुकी थी। पार्टी शुरू हुई। जैक ने उदास मन से केक काटा और सबसे पहले अपनी माँ को केक खिलाया। इसके बाद मेहमान उसे विश करने आने लगे। सब हाथ मिलाते, गिफ्ट देते और आगे बढ़ जाते। कुछ ही समय में डांस का ऐलान हुआ। हॉल में रंग बिरंगी लाइट्स जल उठी, जिससे माहौल हल्का अंधेरा सा हो गया। लोग एक दूसरे को मुश्किल से पहचान पा रहे थे, लेकिन पार्टी जोरों पर थी। जैक एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठा था। उसमें खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं थी। बहुत से लोगों ने उससे वानी के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। सब हैरान थे कि उसकी पत्नी उसके जन्मदिन पर उसके साथ नहीं थी। कुछ समय बाद जैक को ड्रिंक लेने की इच्छा हुई। वेटर आसपास नहीं दिख रहा था, तो वह खुद बार की तरफ बढ़ा। तभी वह अचानक एक लड़की से टकरा गया। लड़की गिरने ही वाली थी कि जैक ने उसके कमर को थामकर उसे बचा लिया। जैसे ही वह उसे थामता है, एक जानी पहचानी खुशबू उसके होश उड़ा देती है। लिली फ्लावर की खुशबू, वानी की परफ्यूम की खुशबू। जैक ने तुरंत नजरें उठाई और उस लड़की की आंखों में देखा। वह आंखें, वही आंखें जिनके लिए वह 6 महीने से तरस रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गईं। तभी जैक के होठों से अनजाने में निकला, बेबी। जैसे ही उसने कहा, सामने खड़ी लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। जैक वह आंसू साफ देख पा रहा था। वह थोड़ा झुका और बहुत सॉफ्टली उसके होठों पर किस कर दिया। ये स्वाद, यह एहसास, वह वानी ही थी। करीब 2 मिनट तक वह उसके होठों को बहुत प्यार से चूमता रहा। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली, तो खुद को अपने बेडरूम में पाया। उसके एक ओर उसकी माँ बैठी थी और दूसरी ओर मैक्स, जो बेहद चिंतित लग रहा था। जैक घबरा गया, चारों ओर देखने लगा और अचानक चिल्लाया,
वेयर इज माई बेबी, वेयर इज माई लेडी? वह कहाँ है? वह मरी नहीं है, वह जिंदा है। उसने मुझे किस किया? उसकी आंखों में आंसू थे। वह मेरे पास आई थी, वो वानी थी। वह पागलों की तरह चीखने लगा। उसे पूरा यकीन था कि वानी जिंदा है। फिर उसने मैक्स को तुरंत आदेश दिया, गो गो नाउ, फाइंड हर, शी वाज देयर एट द पार्टी, शी इज अलाइव। उसकी माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की। जैकी, काम डाउन, वी विल फाइंड हर, वी विल फाइंड योर गर्ल। जैक थोड़ी देर में शांत हुआ और मैक्स वहां से निकल पड़ा। उसे भी शक था कि जैक जो कह रहा है उसमें सच्चाई हो सकती है। उसने भी देखा था जैक को एक लड़की को किस करते हुए, और जैसे ही जैक बेहोश हुआ था वह लड़की वहां से भाग गई थी। मैक्स ने तुरंत पार्टी में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने के आदेश दिए। वही जैक बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब उसे कोई शक नहीं था, वानी जिंदा है और वह उसे ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। 2 दिन तक जैक बेचैन और परेशान रहा, लेकिन आखिरकार मैक्स ने उस लड़की का पता लगा ही लिया जो पार्टी में आई थी और जिसे देखकर जैक पागल हो गया था। मैक्स को जैसे ही सच पता चला, वह हैरानी से फाइल अपने हाथों में थामे जैक के मेंशन की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे और दिमाग उलझा हुआ था। उसे हमेशा यही यकीन था कि वानी मर चुकी है, लेकिन अब जो सच उसके सामने था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि वह लड़की बिल्कुल वानी जैसी दिखती थी, लेकिन उसका नाम और पहचान कुछ और थी। मैक्स ने उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाई थी। नाम था टिया जॉनसन, उम्र 25 साल। वह जॉनसन फैमिली से जुड़ी हुई थी, लेकिन इस बड़ी फैमिली का असली रहस्य क्या था, यह मैक्स अब तक नहीं जान सका था। जैक उस समय गार्डन में बैठा था, गहरी सोच में डूबा, बगल में वानी की एक तस्वीर रखे। जैसे ही मैक्स उसके पास पहुंचा, जैक ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। मैक्स ने चुपचाप फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। जैक ने फाइल पागलों की तरह खोली और पहले ही पेज पर वानी की तस्वीर देख उसके हाथ कांपने लगे। वह तस्वीर देखकर जैक की आंखों में आंसू आ गए। वानी अब भी उतनी ही खूबसूरत थी, शायद और भी ज्यादा। उसने धीरे से उस फोटो को चूमा और फिर फाइल पढ़ने लगा। टिया जॉनसन, 25, कनेक्टेड विद जॉनसन फैमिली, वर्तमान में एक पुराने घर में रहती है। जैक ने मैक्स की तरफ देखा। मैक्स ने सिर झुकाकर कहा, बॉस, शी इज अ मॉम, बट करंटली शी गोज बाय द नेम टिया जॉनसन। हमें केवल उसका एक एड्रेस मिला है, बाकी सब जानकारी अभी भी अधूरी है। मैक्स कुछ और कहता, इससे पहले ही जैक खड़ा हुआ और बोला, मुझे उस घर पर ले चलो, आई वॉन्ट टू मीट माई गर्ल। दोनों तुरंत कार में निकल पड़े। लगभग 5 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल और सन्नाटा था। वहां एक पुराना घर दिखा। जैसे ही कार रुकी, जैक पागलों की तरह बाहर निकला और बिना कोई हथियार लिए उस घर की ओर दौड़ा। जैक ने दरवाजे की घंटी बार बार बजाई। कुछ देर में एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और गुस्से में बोली, What is this nonsense? Are you mad? How many times will you ring the bell? जैक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूरे घर में वानी को खोजने लगा। वह सीधे ऊपर की ओर भागा। 2 कमरे खाली थे, लेकिन जैसे ही वह तीसरे कमरे का दरवाजा खोलने वाला था, वह बूढ़ी औरत फिर चिल्लाने लगी, Are you a thief? I will call the police. Get out of my house. लेकिन जैक उसकी बातों की परवाह किए बिना वह दरवाजा खोलता है और उसका दिल रुक सा जाता है। उस कमरे में एक लड़की खिड़की की ओर चेयर पर बैठी थी। उसका चेहरा अधूरा दिख रहा था, हाथों पर चोटों के निशान थे। जैक की आंखें भर आईं। वह घुटनों के बल उसके सामने गिर पड़ा, उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें चूमते हुए फूट फूट कर रोने लगा। बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह समझ चुकी थी कि यह आदमी इस लड़की से जुड़ा हुआ है। वानी चेयर पर बैठी, अभी भी बाहर आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका चेहरा जैक की ओर नहीं था। जैक ने धीरे से उसके आंसू पोंछे, उसका चेहरा अपनी ओर किया और फूट पड़ा। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, बेबी। लेकिन वानी की आंखें पथराई हुई थी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना उसकी पलकें हिली, ना उसकी भावनाएं बदली। जैक जानता था उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। उसके द्वारा किया गया बर्ताव, जबरदस्ती, मारपीट और बदसलूकी, इन सब के लिए कोई माफी नहीं थी। लेकिन अब वो अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ वानी के साथ बिताना चाहता था। उसे एहसास हो गया था कि प्यार का मतलब क्या होता है। वानी का पत्थर बन जाना एक तरह से स्वाभाविक था। इन 6 महीनों में उसने मौत से जंग लड़ी थी। वो अब ना उस दुनिया में लौटना चाहती थी और ना ही जैक के साथ उस जिंदगी को दोबारा जीना। वो जानती थी उसी की वजह से उसके पापा नहीं रहे। वो अपने परिवार से बिछड़ गई और हर दिन हर रात मानसिक और शारीरिक यातनाएं सहती रही। अब वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। जैक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वानी ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। वो बस चुपचाप बैठी रही, ना उसकी आंखों में कोई चमक थी, ना चेहरे पर कोई भाव। जैक वहीं उसके सामने बैठा, उसकी आंखों से माफी मांग रहा था। वानी, प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार, बस एक बार मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। तुम्हारी मर्जी के बिना तो छूने की भी हिम्मत नहीं करूंगा। जैक की आवाज कांप रही थी। वानी तब भी शांत रही। उसका मौन जैक को भीतर तक तोड़ रहा था। जैक ने धीरे से वानी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी तरफ घुमाते हुए बोला, मुझे देखो वानी, देखो मेरी आंखों में, मैं बदल चुका हूँ, सच में बदल गया हूँ। तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो, अपने माँ पापा के साथ, मेरे बिना। लेकिन प्लीज एक मौका दो, हम साथ खुश रह सकते हैं, प्लीज। जैक की आवाज में पागलपन था। वो टूट चुका था। मैक्स और एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे थे। मैक्स ने बुजुर्ग औरत को धीरे से वहां से ले जाने को कहा, ताकि उन्हें कुछ पल अकेले मिल सके। नीचे आकर मैक्स ने उस औरत को सब कुछ बता दिया। वह स्तब्ध रह गई, जैक के अतीत और वर्तमान दोनों से। कमरे में जैक अब भी गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वानी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे।
उसकी चुप्पी ने जैक का गला सुखा दिया था। बोलते बोलते उसे खांसी आ गई। उसने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांसें लेने लगा। उसे एहसास हुआ अब गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, उसे वानी को वक्त देना होगा। और इस बार वह सच में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। कुछ देर शांत रहने के बाद जैक ने वानी का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख दिया। वानी, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत समय है वो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें तकलीफ भरा प्यार दिया, तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन प्लीज, मैं सच में बहुत पछता रहा हूँ, जैक ने धीरे से कहा। वानी की निगाहें अचानक उसके चेहरे पर उठ गईं। वो अपने हाथ को देखने लगी जो अभी जैक के सीने पर था। जैक के शब्दों से उसके सीने में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने जैक को कभी प्यार नहीं किया था, न ही उसके लिए उसके दिल में कोई जगह थी, लेकिन फिर भी उसे जैक के जिंदा रहने या मर जाने से फर्क क्यों पड़ रहा था। जैक ने हल्के से झुककर वानी के होठों पर एक किस किया। वानी की आंखें बंद थी, वह चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। कुछ सेकंड बाद जैक पीछे हटा, उसके माथे को चूमा और बोला, उम्मीद करता हूँ जब अगली बार आऊं। वो पूरी बात भी नहीं कह पाया था कि उसे महसूस हुआ उसकी नाक से खून बह रहा है। वह चौंक गया और जब उसने अपने चेहरे को छुआ तो खून उसकी उंगलियों पर था। वानी के हाथों पर खून की बूंद गिरी थी। वानी तुरंत चौंकी। जैक ने जल्दी से अपना रुमाल निकाला, वानी के हाथ साफ किए और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वानी अभी भी अपने हाथों को देख रही थी जिस पर जैक का खून लगा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाहर निकलते समय जैक ने एक बार मुड़कर देखा। वानी खिड़की पर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में भाव थे, लेकिन क्या ये जैक नहीं पढ़ पाया। उसे चक्कर आने लगे थे। मैक्स तेजी से उसे कार तक ले गया और गाड़ी दौड़ा दी। उसे पता था अगर देर हुई तो जैक की जान जा सकती है। जैक अब तक बेहोश हो चुका था। मैक्स ने शॉर्टकट लिया और 5 घंटे का रास्ता 2 घंटे में पूरा कर जैक को जरूरी दवाइयां और इंजेक्शन दिए। थोड़ी ही देर में जैक को होश आ गया। जैक अब बिस्तर पर शांत लेटा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने वानी का चेहरा था। उसे अब एहसास हो रहा था उसने वानी को कितना दर्द दिया था। उधर जब मैक्स ने सबको बताया कि वानी जिंदा है तो जैक की माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने वानी का पता लेकर मन बना लिया कि वो खुद जाकर वानी को लेकर आएंगी, चाहे उसके पैरों में क्यों न गिरना पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य बदलता है। एक बड़ा सा बंगला जहाँ एक व्यक्ति गुस्से में लगातार शराब पी रहा था। उसके सामने जमीन पर एक आदमी बंधा पड़ा था, अजय। महीनों से भूखा प्यासा, कमजोर, थका हुआ। वो गुस्सैल आदमी अजय को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। 6 महीने में बर्बाद हो गया है तू। अब मरेगा तू, जैसे तूने मुझसे पंगा लेकर गलती की थी। लेकिन तभी 3 गोलियां उसके सिर में लगती हैं। वो वहीं तड़प कर गिर जाता है। अजय स्तब्ध रह जाता है। उसकी नजर सामने जाती है, वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में गन थी। अजय समझ गया इसी ने मारा है। वो डरता है कि शायद उसे भी मारा जाएगा, लेकिन लड़की उसकी ओर बढ़ती है और हाथ देकर उसे उठने का इशारा करती है। अजय उसका हाथ पकड़कर उठ जाता है। वो लड़की उसके कपड़ों की धूल झाड़ती है। अजय हैरान है, ये उसकी मदद क्यों कर रही है। तुम कौन हो? अजय पूछता है। लड़की उसकी आंखों में देखती है, फिर गन पॉकेट में डालते हुए कहती है, जूलिया। अजय अब सब समझ चुका था, ये जूलिया एलेक्स की बहन थी। वही एलेक्स जिसने उसे 6 महीने कैद में रखा था। अब एलेक्स मर चुका था अपनी बहन के हाथों, लेकिन क्यों? जूलिया एक माफिया लीडर थी। उसका अपना गैंग था और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा काम हो जो उसने न किया हो। वानी का मन आज बेहद बेचैन था। 2 दिन हो चुके थे जैक को गए हुए, लेकिन वह अब तक लौटकर नहीं आया था। बार बार उसके ख्यालों में उलझकर वानी खुद को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। वह सोफे पर बैठी ही थी कि अचानक डोरबेल की आवाज आई। जैसे ही वानी ने दरवाजा खोला, सामने जैक की माँ खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वानी को देखते ही वे उसे गले से लगा लिया, लेकिन वानी अभी भी स्तब्ध थी, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैक की माँ घुटनों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्लीज मेरी बेटी, वापस चलो। वो अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, बस इन 4 दिनों की खुशियाँ उसे जी लेने दो। मैं जानती हूँ उसने तुम्हें तकलीफें दी हैं, लेकिन अब वो सच में टूट चुका है। जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तब चले जाना, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूँ, बस इन आखिरी दिनों में मेरे बेटे को थोड़ी सी खुशी दे दो। ये कहते कहते उन्होंने वानी के पैरों को पकड़ लिया और अपना सिर उन पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वानी यह सब देखकर सहम गई। वह कितनी भी नाराज क्यों न हो, लेकिन किसी उम्रदराज इंसान का ऐसा विनम्र निवेदन उसे तोड़ गया। उसने झुककर उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। दोनों औरतें एक दूसरे से लिपटकर रोती रहीं। वानी की आंखें लाल हो चुकी थी। वानी उन्हें अंदर ले आई। वहीं जैक की माँ ने उसे सारी सच्चाई बताना शुरू किया। तारांकन, तारांकन, 2 साल पहले जैक अपने ऑफिस में काम कर रहा था जब अचानक उसे चक्कर आ गया। हम तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए। जांच के बाद पता चला कि उसे ब्रेन कैंसर है। शुरुआती इलाज संभव था, लेकिन तब तक वह बहुत बढ़ चुका था। फिर भी जैक ने कभी हार नहीं मानी। दवाइयों के सहारे वो 2 साल तक जिया, लेकिन अब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, सिर्फ दवाइयों के रहते ही वह जीवित है। 6 महीने पहले जब वह इंडिया गया तभी उसे तुम मिली थी। तुम्हारे अंदर उसने एक नई जिंदगी देखी थी, पर अपनी गलतियों की वजह से उसने तुम्हें दुख दिया। तुम्हारे जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट गया था। कुछ समय के लिए उसने दवाइयाँ भी छोड़ दी थी। बड़ी मुश्किल से वह वापस इलाज शुरू कर सका। अब उसके पास बस कुछ ही दिन बाकी हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपने आखिरी दिन तुम्हारे साथ खुशी खुशी जिए। तारांकन, तारांकन। वानी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
जैक की माँ और वहीं बैठी बुजुर्ग नौकरानी भी रो रही थी। जिंदगी कितनी कीमती होती है, फिर भी लोग इसे यूं ही गवा देते हैं। कुछ ऐसा कर जाओ कि इस दुनिया से जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहे, और जब तक जियो इज्जत के साथ जियो। अब वानी का दिल भी उसे जैक से दूर रहने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसे अब यकीन हो चुका था कि जैक न तो उसे कभी फिर तकलीफ देगा और न ही बिना उसकी मर्जी के उसे छुएगा। दिल पर पत्थर रखकर वानी ने जैक की माँ के साथ वापस चलने का फैसला कर लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सफर खामोश था, लेकिन आंसू बेआवाज नहीं थे। एक माँ अपने बेटे को खोने वाली थी और एक लड़की उस दरिंदे को जो अब इंसान बन चुका था। वह मेंशन पहुंचे। जैक की माँ ने वानी को उसके कमरे की ओर भेजा, क्योंकि अब उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे अपने बेटे को उस हालत में देख सके। जैसे जैसे वानी कमरे की ओर बढ़ी, उसके कदम कांपने लगे। उस कमरे में बिताए गए दर्दनाक पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह चीखें, वे बयास, वह सिसकियों भरी रातें। लेकिन जब वह कमरे के दरवाजे तक पहुंची और उसकी नजर कमरे पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गई। कमरे की हर दीवार पर वानी की तस्वीरें थीं। उसके कपड़े, उसके जूते, इवन उसके इनर गारमेंट्स तक वहां रखे थे। बेड पर जैक वानी के कपड़ों को गले लगाए पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा उतरा हुआ, शरीर पहले से काफी कमजोर, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होंठ सूखे। वानी बस उसे देखती रही। कुछ मिनटों बाद वह धीमे धीमे उसके पास गई, बेड पर बैठी और उसके बिखरे बालों को धीरे धीरे सहलाने लगी। प्यार नहीं था, लेकिन इंसानियत थी। एक अजीब सा जुड़ाव उसे इस मोड़ तक खींच लाया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वहीं दूसरी ओर अजय इंडिया लौटने की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 दिन में जूलिया ने उसका बहुत ख्याल रखा। दोनों में एक अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। कभी कभी दोस्ती कब प्यार बन जाए पता ही नहीं चलता। हालांकि अजय का दिल आज भी वानी के नाम पर धड़कता था, लेकिन कहीं न कहीं जूलिया के लिए भी एक कोना बन चुका था। अगले दिन उसकी फ्लाइट थी। वह पैकिंग कर रहा था। वहीं जूलिया अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने भाई की हर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा चुकी थी। सीन, वानी और जैक का भावनात्मक मिलन। वानी जैक के बालों को संवार रही थी। जैक की आंखें बंद थी, वह सो रहा था। लेकिन जैसे ही उसे अपने सिर पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। सामने वानी का चेहरा देखकर वह एकटक बस उसे देखता रह गया। न जाने कितनी तड़प थी उस चेहरे को फिर से देखने की। आज वह चेहरा आखिरकार उसके सामने था। वानी की नजर इस वक्त कहीं और थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि जैक जाग चुका है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसने तुरंत जैक की ओर देखा और पाया कि जैक उसकी ओर देख रहा था। वानी ने तुरंत अपने हाथ उसके बालों से हटा लिए और उठकर जाने लगी, लेकिन तभी जैक ने उसकी कलाई पकड़ ली। वानी ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। जैक की आंखों में आशा की चमक थी, जैसे वो उसे जाने नहीं देना चाहता। सिट नियर मी, जैक की धीमी आवाज में एक गहराई थी। वानी कुछ पल सोचती रही, फिर वापस जाकर उसके सिरहाने बैठ गई। लेकिन इस बार वह उसकी ओर नहीं देख रही थी। जैक ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां वानी की उंगलियों में फंसा दी और उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगा। वानी चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। आर यू हैप्पी बेबी गर्ल, जैक ने अचानक पूछा। इस बार वानी की नजरें उसकी ओर गईं, लेकिन फिर तुरंत मुंह फेर लिया। कुछ सेकंड बाद उसने जवाब दिया, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। वानी का चेहरा अभी दूसरी तरफ था, लेकिन जैक साफ देख सकता था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो तुम रो क्यों रही हो? जैक ने हल्के से पूछा। वानी चौंक गई। उसने अपना चेहरा छुपाया था, फिर भी जैक को कैसे पता चला कि वह रो रही है? वह तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, इसकी वजह भी तुम ही हो। फिर उसने अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर चली गई। वह अब अपने आंसुओं को और कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वह नहीं चाहती थी कि जैक उसकी कमजोरी देखे। जैक चुपचाप लेटा रहा। वह जानता था कि वानी के आंसुओं की वजह वही है। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके भीतर वानी की स्पर्श की स्मृति अब भी ताजा थी। बाहर गार्डन में वानी जाकर एक चेयर पर बैठ गई। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वह क्यों रो रही है। शायद अब तक वह खुद को सख्त दिखा रही थी, लेकिन आज दिल टूट रहा था। आखिरकार उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लिया। कुछ देर बाद उसने पीछे देखा। जैक की माँ और नैनी वहां खड़ी थी। दोनों वानी की हालत देखकर दुखी थी। वे भी आकर उसके पास बैठ गईं। जैक की माँ ने वानी को गले लगा लिया और वानी आखिरकार फफक कर रो पड़ी। क्या मैं अपनी फैमिली से मिल सकती हूँ? वानी ने धीमे से पूछा। जैक की माँ ने सिर हिलाया और बोली, मैं तुम्हारी फैमिली को यहाँ बुला दूंगी, लेकिन तुम मेरे बेटे को छोड़कर नहीं जाओगी। जिस दिन वह इस दुनिया से जाएगा, उस दिन तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम मेरी बहू हो। अब माहौल पूरी तरह शांत था। हर किसी की आंखों में आंसू थे, दिलों में दर्द था उस शख्स के लिए जिसने कभी लोगों को दर्द ही दिया था। रात का समय, डिनर टेबल सज चुकी थी। जैक की हालत ऐसी नहीं थी कि वह खुद चलकर आ सके। वानी ने जैक और अपने लिए डिनर लिया और कमरे में चली गई। कमरे में जैक गहरी सोच में डूबा था। वानी उसके पास रखी टेबल के पास बैठ गई और डिनर वहां रख दिया। जैक ने खुद उठकर खाने की कोशिश की, लेकिन उसके कांपते हाथों ने साथ नहीं दिया। वानी ने उसे रोक दिया। वेट, मैं खिलाती हूँ। जैक ने बिना कुछ कहे अपने हाथ पीछे कर लिए। वानी ने प्लेट से स्पून उठाया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। जैक उसे बस देखता रहा। उसकी वही पत्नी जिसे उसने कभी दर्द दिया, आज उसके साथ थी, उसके लिए खाना खिला रही थी। वानी ने उसे पूरा खाना खिलाया, फिर अपने हाथों से उसके होंठ साफ किए। डिनर के बाद वानी ने जैक के होठों को टिश्यू से साफ किया और फिर खुद खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद वह प्लेटें लेकर कमरे से बाहर चली गई। खिड़की के पास खड़ी नैनी और जैक की माँ वानी और जैक के बीच के उस क्षण को चुपचाप देख रही थी। उन्हें सब समझ में आ रहा था, वानी का बदला हुआ व्यवहार, उसकी खामोशी और उसका दर्द।
जब वानी वापस लौटी तो उसने देखा कि जैक व्हीलचेयर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमजोरी के चलते वह सफल नहीं हो पा रहा था। वानी तुरंत उसके पास आए, व्हीलचेयर उसके नजदीक लाए और जैक को सहारा देकर उसमें बैठाया। जैक उसकी छुअन को महसूस कर रहा था। बहुत वक्त बाद उसे वानी का यह स्पर्श मिला था और यह उसके लिए बेहद सुकून भरा था। वानी ने उसे वॉशरूम तक छोड़ा और फिर खुद बिस्तर लगाने में लग गई। करीब 20 मिनट बाद जैक वॉशरूम से वापस आया और व्हीलचेयर के सहारे बिस्तर तक पहुंचा। वानी ने फिर उसकी मदद की और उसे बेड पर लिटाकर कंबल उड़ा दिया। जैक की मां पहले ही वानी को उसकी दवाइयों के बारे में समझा चुकी थी। वानी ने ड्रॉअर से दवाइयां निकाली और जैक को देने लगी। जैक चुपचाप दवाइयां खा रहा था। उसकी नजरें वानी पर थी, लेकिन वानी की नजरें सिर्फ दवाइयों और पानी पर थी। करीब 1 घंटे तक दोनों एक ही कमरे में रहे, पर किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। जैक दवाइयां लेकर लेट गया और कुछ देर बाद वानी भी बेड पर लेट गई। दोनों के बीच एक ठंडी दूरी थी। जैक छत की ओर देखता रहा और कमरे में सिर्फ साइड लैंप की धीमी रोशनी फैली हुई थी, जो उस पल को एक खास माहौल दे रही थी। जब मैं मर जाऊंगा तब तुम कहाँ जाओगी? जैक की आवाज सुनते ही करवट लेकर लेटी वानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह कुछ देर सोचती रही और फिर जवाब दिया, पहले तुम मर तो जाओ। उसने जानबूझकर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था ताकि अपने दर्द को कड़वाहट में छुपा सके। जैक ने ये सुना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है जो सिर्फ तुम ही पूरी कर सकती हो। वानी ने कुछ सोचा और कहा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुश्मन की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। बोलो क्या है तुम्हारी आखिरी विश? कुछ देर फिर खामोशी छाई रही। वानी को लगा जैक सो चुका है। तभी जैक की आवाज आई, आई वॉन्ट टू बी अ फादर। वानी की अधमुंदी आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जैक की आखिरी इच्छा ये हो सकती है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जैक ने भी फिर कुछ नहीं कहा। दोनों चुप थे। नींद किसी की आंखों में नहीं थी। वानी सोच में डूबी थी, क्या वह जैक की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाएगी? क्या उसका भविष्य इस फैसले से बदल जाएगा? वह सोचते सोचते सो गई। जैक थोड़ा और करीब आया और वानी को हल्के से अपने बाहों में भर लिया। उसे पता था ये सब वानी के लिए आसान नहीं था। जैक के बाद क्या वह उस बच्चे को संभालेगी या अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगी, ये सवाल खुद जैक को भी खा रहा था। कुछ देर बाद वानी ने भी उसे नींद में बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे की गर्माहट में सिमटे सो रहे थे। सुबह नैनी और जैक की मां खिड़की के पास आकर चुपचाप उन्हें देख रही थी। वानी और जैक को इस तरह एक दूसरे के करीब देख उनकी आंखों में राहत की एक हल्की सी चमक थी। सुबह के करीब 8 बजे वानी की नींद खुली। उसने खुद को जैक की बाहों में पाया। जैक का हाथ उसकी कमर पर था और उसका सिर वानी के कंधे पर। वानी ने धीरे से खुद को अलग किया और जैक का हाथ हटाने लगी। तभी जैक की नींद भरी आवाज सुनाई दी, बस थोड़ी देर और रुक जाओ ना। वानी कुछ नहीं बोली और फिर से वैसे ही लेट गई। जैक ने उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। इस बार वानी ने खुद भी अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए। जैक की आंखें बंद थी, पर वानी की खुली थी। वह उसे महसूस कर रही थी, उसकी सांसें, उसकी खुशबू, वही पुराना परफ्यूम जो कभी उसे बहुत पसंद था। पहली बार वानी जैक के इतने करीब से उसे सच में महसूस कर रही थी। कभी 6 महीने पहले जब दोनों पास आते थे, तब जैक ने बस अपने हाथ जताए थे। आज वह पास था, पर चुपचाप, सिर्फ महसूस करने के लिए। कुछ देर बाद जब वानी के साथ रहकर जैक गहरी नींद में चला गया, तो वह धीरे से उठ गई। जैसे ही वह उठी, वह जख्मी आदमी भी धीरे धीरे उठने लगा। वानी हैरान रह गई। उसे लगा था कि वह आदमी सो रहा होगा, लेकिन असल में वह जाग रहा था। वानी उठकर शावर लेने चली गई। जैक अब तक बैठ चुका था। उसने फोन करके अपने लिए न्यूज़पेपर मंगवाया। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, वैसी ही जैसी 6 महीने पहले वानी के साथ होने पर होती थी। वह न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा था कि तभी वानी शावर लेकर बाहर आई। वह अपने बाल तौलिए से सुखाते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। जैक भी जैसे तैसे व्हीलचेयर पर बैठकर शावर लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब दोनों तैयार हो गए, तो वानी बाहर जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर जैक पर पड़ी। वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। काफी मुश्किल से वह खड़ा हो पाया और आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढ रहा था। वानी तुरंत उसके पास आई, उसके हाथों को अपने कंधों पर रखा और उसकी कमर को मजबूती से थाम लिया। वानी के सहारे से जैक धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसकी नजरें बार बार वानी के चेहरे पर जा रही थी, लेकिन वानी के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। जब वे दोनों बाहर गैलरी तक पहुंचे, तो वहां जैक की मां, मैक्स और नैनी पहले से मौजूद थे। वानी और जैक को साथ देख वे सब बहुत खुश हुए। वे यही चाहते थे कि वानी अपने पति का ध्यान रखे और उसकी रिकवरी में मदद करे। वानी ने जैक को डाइनिंग टेबल तक लाकर एक कुर्सी पर बैठाया। जैक को अपने पैरों पर चलते देख सबके चेहरे पर संतोष था। सर्वेंट ने तुरंत ब्रेकफास्ट सर्व किया, लेकिन जैक गुस्से में बोला, आई डोंट वांट दिस, आई वांट समथिंग स्पाइसी। सर्वेंट घबरा गया और कुछ कहने ही वाला था कि तभी वानी की आवाज आई, रुको, कुछ भी स्पाइसी लाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने जो डाइट बताई है वही लेकर आओ। वानी की बात टालना सर्वेंट के लिए नामुमकिन था, आखिर वो बॉस की पत्नी थी। जैक कुछ नहीं बोला। दरअसल वो यही चाहता था कि कोई उसका ख्याल रखे। डॉक्टर द्वारा बताई गई डाइट सामने रखी गई। वानी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये खा लो, तुम्हारी सेहत के लिए यही ठीक है, इससे रिकवरी जल्दी होगी। जैक ने प्लेट को देखा, फिर चुपचाप खाना शुरू कर दिया। ये खाना सचमुच उसकी सेहत के लिए फायदेमंद था। ब्रेकफास्ट के बाद जब वानी उठने लगी, तो जैक की मां पास आई। मैं बाहर जा रही हूँ, क्या तुम जैक को थोड़ी देर के लिए बाहर बगीचे में ले जा सकती हो? वानी ने चुपचाप सिर हिला दिया और फिर वापस टेबल के पास आ गई। जैक उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था।
वानी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और सहारा देते हुए खड़ा किया। वह उसे गार्डन की ओर ले जाने लगी। जैक के हाथ वानी की कमर पर कसकर टिके हुए थे। वानी सब महसूस कर रही थी लेकिन चुप थी। गार्डन में पहुंचकर वानी ने जैक को सहारा देते हुए चलने का इशारा किया। जैक ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह वानी के साथ घास पर गिर पड़ा। गिरते ही जैक को महसूस हुआ कि उसके होंठ किसी के होंठों से टकरा गए हैं। उसने आंखें खोली तो देखा वानी उसके ऊपर गिरी हुई थी। उनके होंठ एक दूसरे से जुड़े थे। वानी की आंखें बंद थी। जैक उसे देख रहा था। क्षण भर में जैक ने अपनी आंखें बंद की और वानी के होंठों को चूमने लगा। वानी के हाथ उसके सीने पर थे, जैक के हाथ उसकी कमर पर। कुछ सेकंड के बाद वानी ने खुद को झटका दिया और तेजी से उठकर वहां से चली गई। कुछ मिनटों में मैक्स दौड़ता हुआ आया। वानी ने ही उसे भेजा था। उसने जैक को उठाया और उसके कपड़े साफ किए। जैक की नजर उस दिशा में थी जहां वानी गई थी। उसका दिल बेचैन था। वह और भी कुछ करना चाहता था, लेकिन वानी की प्रतिक्रिया ने उसे रोक दिया। वह खुद भी इस वक्त खड़ा नहीं हो सकता था। मैक्स ने उसे पास की कुर्सी पर बैठा दिया और खुद पास खड़ा हो गया। जैक हरियाली को घूरते हुए गहरे ख्यालों में डूबा था। वहीं वानी अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसके होठों पर अब भी जैक का स्पर्श था। उसने जल्दी से उन्हें साफ किया, फिर गुस्से में आईने में खुद को देखते हुए बोली, नहीं वानी, नहीं, तुम उसे फिर से चोट नहीं पहुंचा सकती। जब तक वो जिंदा है, सिर्फ उसका ध्यान रखना है, प्यार नहीं करना है। मुझे उस इंसान से नफरत है। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं फिर से उसके सामने नहीं झुकूंगी। वानी ने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन जो फीलिंग उसने उस किस में महसूस की थी, वह दिल से जा नहीं रही थी। कुछ देर बाद वह अपने होठों को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। उसके होंठ लाल और सूजे हुए लग रहे थे। और यह सब नैनी देख चुकी थी। अब नैनी जैक की माँ को सब बताने वाली थी। सुबह के 10 बजे बज चुके थे। मैक्स जैक को अंदर लेकर आया। अब तक जैक की माँ भी आ चुकी थी। जैक धीरे धीरे हॉल में आया और सोफे पर बैठ गया। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। वानी का स्पर्श, उसके होंठ, सब कुछ बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह सीधा जाकर वानी को चूम ले, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकता था। वह दोबारा उसे आहत नहीं करना चाहता था। वानी अपने कमरे से बाहर निकली। मैक्स अब हॉल में नहीं था और जैक को अपने कमरे की ओर जाना था। किसी को न देखकर जैक खुद उठने लगा, लेकिन जैसे ही वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था, वानी ने उसे थाम लिया। वानी ने उसे संभालते हुए खड़ा किया और उसकी ओर देखकर कहा, रूम में। जैक ने इतना ही कहा था कि वानी ने उसके हाथ अपने कंधे पर रखे और उसकी कमर को थामते हुए धीरे धीरे कमरे की ओर ले जाने लगी। जैक भी अपने पैरों से चल रहा था। दोनों कमरे में पहुंचे। वानी ने उसे सोफे पर बिठाया और दवाइयां देने लगी। जैक दवाइयां देखकर चिढ़ गया, लेकिन उसे पता था कि इन्हीं दवाइयों की वजह से वह जिंदा है, और शायद जब तक जिंदा रहेगा, इन्हीं की वजह से। उसने चुपचाप दवाइयां ले ली। वानी कमरे से जाने लगी तभी उसे कुछ याद आया। वह वापस जैक के पास आई और थोड़े रूखे स्वर में बोली, अपना क्रेडिट कार्ड दो। जैक ने बेड के पास बनी ड्रॉअर की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ पहले वाले ड्रॉअर में है, जो भी चाहिए ले लो। वानी ने ड्रॉअर से कार्ड निकाला और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह मेन गेट पर पहुंची, जैक की माँ से आमना सामना हो गया। उनके हाथ में कुछ बिजनेस फाइल्स और दवाइयाँ थीं। उन्होंने वानी को देखते हुए कहा, वानी, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वानी को न चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ा। दोनों स्टडी रूम में पहुंचे। जैक की माँ ने एक मिनी बिजनेस फाइल पर साइन किया और उसे साइड में रखते हुए वानी से कहा, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम जैक के साथ खुश नहीं हो, लेकिन अब वह ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को एक हेल्दी मैन बनाओ, ताकि वह अपनी मौत से कम ये सुकून लेकर जाए कि उसने जिंदगी को जिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी आखिरी यादों को खुशनुमा बना दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वह ले लो। जैक के बाद तुम चाहो तो उसका बिजनेस संभाल सकती हो, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो सकती है। मैं अभी सब कुछ तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को एक हैप्पी डेथ मिल जाए। इतना कहते हुए उन्होंने फाइल वानी की ओर बढ़ा दी। ये रही सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के कागजात, साइन कर दो और इसे अपना बना लो। वानी ने फाइल उनकी ओर लौटा दी और शांत स्वर में बोली, आपकी प्रॉपर्टी से मेरे पापा तो वापस नहीं आ सकते ना। जैक की माँ को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। उन्हें पता था कि वानी के पापा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वह कुछ नहीं कह सकी। वानी फिर बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपके बेटे के रहते हुए, ना उसके बाद। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मैं उसे इस हाल में नहीं देख पा रही। दिल मेरा बुरा नहीं है, इसलिए उसे तड़पते नहीं देख सकती। मैं कोशिश करूंगी कि वह जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए, भले ही उसकी बीमारी मैं ठीक नहीं कर सकती। इतना कहकर वानी वहां से चली गई। जैक की माँ उसे जाते हुए देखती रही। उनके चेहरे पर एक अनजानी सी संतुष्टि थी। उन्हें लगा कि उनके बेटे को एक सच्चा साथी मिल गया है, जिसे उनकी दौलत की जरूरत नहीं। नैनी पहले ही उन्हें सब बता चुकी थी, इसलिए उन्होंने पहले से ही बहुत कुछ सोच रखा था। वानी बाहर निकल गई और पहली बार गलियों में अकेली घूमने निकली। उसने अपने लिए कुछ शॉपिंग की और वापस घर आई। जैसे ही वह अपने शॉपिंग बैग्स लेकर कमरे में पहुंची, देखा कि जैक वहीं सोफे पर सो गया था। वानी ने अपने बैग्स को एक कोने में रखा और जैक को देखती रही। उसका मुरझाया चेहरा देखकर वानी का दिल तड़प उठा। उसका दिल सच में फूलों सा नाजुक था, जो किसी की तकलीफ देखकर खुद दर्द से भर जाता था। वह उसके चेहरे के करीब गई, उसे गौर से देखने लगी, लेकिन कुछ ही देर में खुद को संभालते हुए वापस खड़ी हो गई। उसने जैक के पैरों को सोफे पर अच्छे से एडजस्ट किया और उस पर कंबल डाल दिया।
फिर वह अपने नए फोन को देखने लगी। उस फोन को देखकर उसे वो वक्त याद आ गया जब जैक ने उसके लिए महंगे ब्रांड्स के ढेरों फोन भेजे थे और बदले में उसके साथ बहुत गलत किया था। वो यादें उसे एक टीस देकर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने फिर जैक का चेहरा देखा, वो सारी कड़वी यादें धुंधली पड़ गई। जैक को देखती देखती वह खुद भी वहीं बैठे बैठे सो गई। उसी समय हॉल में जैक की माँ मैक्स से बात कर रही थी। वहाँ सारी अरेंजमेंट करवा दो, जैक और वानी को वहीं भेजना है। वहाँ रहकर उसकी तबीयत में भी सुधार आएगा और दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। मेरा बेटा खुश रहेगा, मैक्स थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। बट मैम, वहाँ तो। उससे पहले ही जैक की माँ ने उसे रोकते हुए कहा, नो मैक्स, कुछ वक्त उन्हें अकेला रहने दो। मैक्स कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। शाम के 7 बजे वानी की नींद खुली तो उसने देखा कि जैक अभी भी सोफे पर ही सो रहा था। उसने अपना फोन उठाया, उसे अपनी जीन्स की पॉकेट में डाला और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर अंधेरा छा चुका था और पूरे मेंशन में एक शांत वातावरण था, जैसा कि हमेशा रहता था। वह भूखी थी और किचन की ओर जा ही रही थी, तभी जैक की मॉम ने उसे हॉल से पुकारा। वानी जब जैक की मॉम के पास पहुंची तो उन्होंने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वानी चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई और उनकी ओर देखने लगी। जैक की मॉम आज कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रही थी। उन्होंने मैक्स की तरफ देखा, जिसने एक लिफाफा लाकर उन्हें थमा दिया। जैक की मॉम ने लिफाफा वानी को देते हुए शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, वानी, ये तुम्हारे और जैक के लिए है। कल तुम दोनों व्हाइट नेशनल फॉरेस्ट जा रहे हो। वहाँ हिम्पशायर में हमारा गेस्ट हाउस है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों वहाँ कुछ दिन साथ बिताओ। जैक को वो जगह बहुत पसंद है, शायद उसकी तबीयत में थोड़ी बहुत सुधार आ जाए और तुम दोनों को भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। वानी उन्हें एकटक देखती रही। उसके मन में उन्हें मना करने का विचार था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, जैक की मॉम ने लिफाफा उसके हाथ में थमाते हुए विनम्र स्वर में कहा, प्लीज डियर, मना मत करना। वानी उनका चेहरा देखने लगी। वो थकी हुई और उदास लग रही थी, जैसे अपने बेटे को खुद से दूर भेजते हुए अंदर से टूट रही हो। वानी ने उनका हाथ अपने हाथों से अलग किया और खड़ी होते हुए बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैक की मॉम की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वानी ने चेहरे का रुख दूसरी ओर मोड़ते हुए कहा, मैं कोई एहसान नहीं कर रही, बस मेरा दिल बुरा नहीं है, इंसानियत के नाते कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल आपके उस दरिंदे बेटे की तरह पत्थर का नहीं है। वह ये कहकर लिफाफा लेकर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर सोफे पर पड़े जैक पर पड़ी, जो कराह रहा था। वानी उसके पास गई और उसे कंबल ओढ़ाने ही वाली थी कि जैक का हाथ उसके हाथ से छू गया। वानी को उसका शरीर गर्म लगा। उसने तुरंत जैक का माथा छूकर देखा, वह तेज बुखार से तप रहा था। वानी ने फौरन उसे ब्लैंकेट से कवर किया, लेकिन देखा कि उसके होंठ कांप रहे थे। वह उसे बिस्तर पर ले जाने की कोशिश करने लगी। जैक काफी भारी था, लेकिन वानी ने हिम्मत करके उसे खड़ा किया और धीरे धीरे बेड तक पहुंचा दिया। जैक को बिस्तर पर लिटाने के बाद वानी ने ड्रॉअर से बुखार की दवा निकाली, जो जैक की मॉम पहले ही उसे दे चुकी थी। लेकिन जैक अब होश में नहीं था। वानी को समझ नहीं आया कि उसे दवा कैसे दी जाए। कुछ सोचकर वानी ने एक निर्णय लिया, भले ही ये उसके सिद्धांतों के खिलाफ था, लेकिन जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी था। उसने दवा जैक के मुंह में डाली, फिर पानी का घूंट खुद लिया और अपने होंठ जैक के होंठों से लगाकर पानी ट्रांसफर किया। जब तक जैक ने दवा और पानी निगल नहीं लिया, वानी ने अपने होंठ नहीं हटाए। उसने ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई और अंत में खुद भी थोड़ा पानी पी लिया, क्योंकि दवा का स्वाद उसके मुंह में रह गया था। उसे एहसास हुआ कि उसने उस व्यक्ति को छू लिया जिससे वह नफरत करती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जैक के बुखार से तपते चेहरे पर गई, उसकी नफरत एक पल में गायब हो गई। अब रात के 8 बजे बज चुके थे। वानी ने अगले दिन की यात्रा के लिए जैक और अपने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। 3 सूटकेस तैयार हुए। इसके बाद वह फिर जैक के पास गई और उसका बुखार चेक किया। अब वह काफी कम हो चुका था। रात के 10 बजे बज चुके थे। ठंड भी बढ़ गई थी। वानी ने कमरे की खिड़कियां बंद की और फिर किचन की तरफ चली गई। हॉल में जैक की मॉम मैक्स के साथ बिजनेस फाइल्स पर काम कर रही थी। वानी ने उन्हें अनदेखा किया और किचन में गई, जहां नैनी पहले से मौजूद थी। उसने जैक के लिए खास सूप तैयार करवाया था। वानी कमरे में लौटी तो देखा कि जैक अभी भी ब्लैंकेट में लिपटा हुआ सो रहा था। वानी ने डिनर की ट्रे साइड टेबल पर रखी और एक तौलिया पानी में भिगो लाकर लाई। उसने जैक को हल्के से झकझोर कर जगाया, उठो, डिनर कर लो। जैक की आंखें धीरे धीरे खुली। वानी ने तौलिया उसके चेहरे पर रखा, जिससे उसकी नींद पूरी तरह खुल जाए। फिर उसने सूप का चम्मच उठाया और जैक की तरफ बढ़ाया। अब तक जैक पूरी तरह होश में आ चुका था। वो वानी को देख रहा था, लेकिन वानी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। उसने चुपचाप उसे सूप पिलाया, फिर खुद डिनर किया और ट्रे वापस किचन में रखने चली गई। जब वानी कमरे में आई तो उसने देखा कि जैक सिर झुकाकर बेड से टिककर बैठा था। उसके चेहरे पर साफ थकावट और दर्द झलक रहा था। वह धीरे धीरे अपने सिर को सहला रहा था, जैसे कि दर्द असहनीय हो। वानी को यह नहीं पता था कि जैक के सिर में इतना तेज दर्द है। उसने तुरंत कमरे की लाइट्स बंद कर दी, जिससे कमरे में हल्की पीली रोशनी रह गई, जो बेडसाइड लैंप से निकल रही थी। बाहर ठंड थी और वानी को सर्दी लग रही थी, इसलिए उसने दरवाजा बंद किया और बेड की दूसरी ओर जाकर लेट गई। सोने से पहले वानी ने जैक को दवाइयां दी थी, लेकिन जैक अब भी उसी हालत में बैठा हुआ था। वानी ने एक बार फिर करवट बदली और देखा कि जैक अभी भी सिर पकड़कर बैठा है। उसे लगा कि अब पूछ लेना चाहिए, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे? वानी ने धीरे से पूछा। जैक ने वानी की ओर देखे बिना ही खुद को संभालने की कोशिश की और पास रखे ग्लास का ठंडा पानी अपने सिर पर उड़ेल लिया।
इससे उसे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन वानी ये देखकर सन्न रह गई। वह तुरंत उठी और घबराते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? अभी अभी ठीक हुए हो और ठंडे पानी से सिर भिगो लिया। वानी ने जैक के हाथ से ग्लास छीन लिया और टॉवल लाकर उसके सिर को सुखाने लगी। वो जैक के बहुत करीब थी। जैसे ही उसकी नजर जैक की आंखों में गई, वो वहीं ठहर सी गई। जैक की आंखों में आंसू थे, दर्द और थकावट से भरे हुए। वानी ने उसे सहारा देकर बेड पर लिटाया और उसके बालों को सुखाया। तभी उसकी नजर जैक की भीगी टी शर्ट पर गई और उसे याद आया कि जैक को बुखार भी था। उसने फौरन अलमारी से एक शर्ट निकाली और जैक की टी शर्ट बदलने का फैसला किया। पहले वो थोड़ा झिझकी, लेकिन जैक ने खुद अपने हाथ उठाकर उसकी झिझक दूर कर दी। जैसे ही वानी ने उसकी टी शर्ट उतारी, उसकी नजर जैक के सीने पर गई। वहाँ उसके दिल के पास वानी नाम का टैटू बना हुआ था। वानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और जैक को शर्ट पहनाने लगी। जैक चुपचाप वानी को देख रहा था और जब वानी की आंखों से आंसू गिरे, उसने धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछ दिए। वानी ने खुद को पीछे हटा लिया और धीमे से बोली, इस तरफ लेट जाओ, मैं दवाई लेकर आती हूँ। वह उठकर अलमारी की ओर चली गई और दवा लेकर आई। उसने जैक के सिर पर दवा लगाई और साइड में बैठ गई। रात के 11 बज चुके थे। दोनों की सांसें उस धीमी रोशनी में एक दूसरे को महसूस कर पा रही थी। कुछ देर बाद जैक ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ जगह है, तुम चाहो तो लेट सकती हो। वानी कुछ देर देखती रही, फिर चुपचाप आकर लेट गई। कब दोनों को नींद आ गई, पता ही नहीं चला। रात में करवट बदलते बदलते वे दोनों एक दूसरे की बाहों में आ गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह वानी की आंखें खुली तो उसने खुद को जैक की बाहों में पाया। उनके होंठ इतने करीब थे कि अगर वानी बस थोड़ा और आगे बढ़ती तो वो एक दूसरे को छू जाते। उसने खुद को धीरे से छुड़ाया और रेडी होने चली गई। जैक अब भी सो रहा था। जब वह उठा तो वानी ने उसकी दवाएं संभाली और उसे सहारा देकर वॉशरूम तक छोड़ आई। कुछ ही देर में जैक रेडी हो गया। वानी उसे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर गई। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देख रहे थे कि जैक की हालत में अब पहले से काफी सुधार था। उसकी आंखों के नीचे की कालिमा भी धीरे धीरे कम हो रही थी। जैक की माँ बहुत खुश थी। वह बोली, आज हमें कुछ वक्त के लिए बाहर जाना है, तुम लोग अकेले रहो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। जैक ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी ही देर में मैक्स आ गया, जो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने वाला था। जैक की माँ के जाने के बाद जैक और वानी अकेले रह गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहीं इंडिया में अजय की वापसी से उसकी फैमिली और बिरला परिवार बहुत खुश थे। अजय ने उन्हें यह नहीं बताया कि वह 6 महीने कहाँ रहा, लेकिन उसके दिल में एक ही नाम था, जूलिया। वह जानता था कि अगर जूलिया न होती तो वह जिंदा वापस नहीं आता। अजय और जूलिया अब अक्सर कॉल पर बात करते थे। अजय धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वह डरता था कि अगर जूलिया को उसका इरादा पसंद न आया तो दोस्ती भी टूट जाएगी। इधर अजय की बहन रिशु, जो वानी की सबसे पक्की दोस्त थी, आज भी उसे याद कर रो देती थी। वो जानती थी कि वानी अब नहीं रही, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अब जब अजय वापस आ गया था, रिशु ने राहत की सांस ली, लेकिन वानी की यादें अब भी उसे रुला जाती थी। वानी और जैक एयरपोर्ट की ओर रवाना हो चुके थे। जैक की माँ उन्हें खुद ड्रॉप करने जा रही थी। उनकी आंखें नम थीं। वह जानती थी कि उनके बेटे के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि उसका हर एक पल खुशियों से भरा हो। वानी कार की खिड़की से बाहर मैंशन को निहार रही थी, जहाँ से वो अब हमेशा के लिए जा रही थी। कार में सन्नाटा पसरा था। जैक सिर सीट से टिकाए बैठा था और वानी बाहर देख रही थी। करीब 1 घंटे के सफर के बाद वे एयरपोर्ट पहुंच गए। कार रुकते ही जैक की माँ ने दोनों को गले लगाया। जैक को गले लगाकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और प्यार से कहा, एंजॉय योर गुड टाइम्स माय चाइल्ड। इतना कहकर वह लौट गई। मैक्स, जो उन्हें छोड़ने आया था, उनके साथ नहीं जा रहा था। ये ट्रिप सिर्फ जैक और वानी के लिए थी। कुछ ही देर में प्राइवेट जेट ने टेक ऑफ किया और बादलों को चीरता हुआ आसमान में उड़ चला। जैक खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, जबकि वानी दूसरी सीट पर बैठी उसकी दिशा से दूर खिड़की के बाहर ताक रही थी। तभी अचानक जैक के सिर में तेज दर्द होने लगा। फिर कुछ ही मिनटों में उसे नाक से खून आने लगा। उसने जेब से रुमाल निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक किसी ने नर्म हाथों से उसके चेहरे के पास रुमाल रख दिया। जाहिर था वो वानी ही थी। एक हाथ से उसने जैक की पीठ सहलाए और दूसरे से उसकी नाक पर रुमाल थमाया। जैक ने रुमाल ले लिया और अपनी नाक पर रखा। वानी ने बिना देर किए दवा निकालकर उसे दी। करीब 20 मिनट में जैक का सिर दर्द कम हो गया। वह पसीने से भीग चुका था। वानी अब उसके पास वाली सीट पर बैठी थी और टिश्यू से उसका पसीना पोंछ रही थी। जैक आंखें बंद किए सिर सीट से टिकाए बैठा था। तभी वानी ने धीमे से पूछा, आर यू ओके नाउ? जैक ने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कहा। वानी ने उसे सहारा देकर उठाया और प्लेन के अंदर मौजूद बेड तक ले गई। उसे लिटाया और ब्लैंकेट से ढक दिया। जैसे ही वानी जाने लगी, जैक ने उसका हाथ थाम लिया। वानी ठिठक गई। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जो अब भी जैक की पकड़ में थे, फिर उसकी आंखों में झांका। जैक ने उसे देखते हुए धीमे से कहा, यहीं रुक जाओ ना। वानी बिना कुछ बोले वहीं बैठ गई। जैक अब भी उसका हाथ थामे था। अचानक दोनों की नजरें मिली और वानी ने महसूस किया कि जैक की पकड़ मजबूत होती जा रही है। लेकिन तभी जैक ने आंखें मूंदी और साइड में खिसक गया, जिससे बेड पर जगह बन गई। उसने इशारे से वानी को वहां लेटने को कहा। वानी चुपचाप वहां लेट गई। दोनों ने एक दूसरे से पीट कर ली, लेकिन उनकी सांसें और मौजूदगी एक दूसरे की गवाही दे रही थी। कुछ ही समय में दोनों नींद में डूब गए। करीब 4 घंटे बाद एक एयर होस्टेस ने आकर दोनों को जगाया। वानी उठी और प्लेन लैंडिंग की जानकारी मिली। वॉशरूम से लौटने के बाद दोनों अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ ही देर में प्लेन लैंड हुआ। बाहर जैक के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पहले से ही मौजूद थे।
करीब 40-45 बॉडीगार्ड्स हथियारों से लैस जैक के स्वागत के लिए खड़े थे। जैक और वानी हाथों में हाथ डाले प्लेन से बाहर निकले। एक गोरे भारी भरकम आदमी ने जैक के पास आकर सिर झुकाते हुए कहा, हेलो माय रिस्पेक्टेड बॉस, गुड इवनिंग, आई एम योर न्यू असिस्टेंट पीटर। जैक ने बस सिर हिलाया और कार की ओर बढ़ गया। सभी बॉडीगार्ड्स सिर झुकाए खड़े थे। माफिया किंग के सामने कोई आंख नहीं उठा सकता था। करीब 3 घंटे की यात्रा के बाद वे एक गुप्त गेस्ट हाउस पहुंचे जो जंगलों के बीच बना हुआ था। 2 साल पहले जैक आखिरी बार यहाँ आया था, लेकिन आज वह अपनी पत्नी के साथ लौटा था। वानी को यकीन नहीं हो रहा था कि जंगल के बीच इतनी भव्य और राजसी जगह बनाई जा सकती है। अंदर जाने पर उसे हर आधुनिक सुविधा मिली, लेकिन वहाँ केवल एक महिला थी जो खाना बनाती थी और एक तरह की बॉडीगार्ड भी थी। लंच के बाद दोनों थके हुए थे और अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम ढल चुकी थी। वानी की नींद खुली तो बाहर अंधेरा था। उसने देखा कि जैक कमरे में नहीं था। वो बाहर निकली, पर पूरा हॉल अंधेरे में डूबा था। बस कुछ कैंडल्स जल रही थी। उसे बारिश की आवाज सुनाई दी। बालकनी से देखा तो जैक बारिश में खड़ा था। उसकी सफेद शर्ट भीगकर उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा बहुत उदास लग रहा था। वानी उसके पास गई और कंधे पर हाथ रखा। उसे महसूस हुआ कि जैक का शरीर गर्म है। उसे फिर से बुखार था। वानी ने उसे अंदर खींचा और गुस्से से कहा, क्या है ये सब? तुम्हें बुखार है और तुम बारिश में भीग रहे हो। बुखार और बढ़ जाएगा। उसने जल्दी से तौलिया लाकर उसका सिर पोंछा। जैक चुपचाप उसे देखता रहा। वानी ने सूटकेस से उसके कपड़े निकाले और देते हुए बोला, जाओ चेंज कर लो। पर जैक टस से मस नहीं हुआ। वानी ने 2-3 बार कहा, लेकिन जैक उसे बस देखता रहा। तभी जैक बोला, आखिर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जल्दी मर जाऊंगा तो तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। और जिनसे नफरत होती है उनकी इतनी परवाह नहीं की जाती। वानी के हाथ रुक गए। कुछ सेकंड तक शांति छाई रही। फिर उसने बिना पीछे मुड़े कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ? नफरत तो मैं तुमसे कर नहीं सकती, क्योंकि तुम ना मेरी फिक्र के काबिल हो और ना मेरी नफरत के। वानी मुड़कर बाहर जाने लगी, लेकिन जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उसकी कलाई कैद हो चुकी है, पर वो पीछे नहीं मुड़ी। तो फिर ये सब क्या है? मदद करना, ख्याल रखना, क्या समझूं इसे? जैक ने पूछा। इंसानियत है। तुम्हारी माँ से वादा किया था, जब तक रहोगे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और मेरा दिल तुम्हारे दिल की तरह पत्थर का नहीं है, जो दूसरों को तकलीफ देकर खुश हो जाए। बस यही समझो तुम। जैक ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उसकी कलाई छोड़ दी। फिर चुपचाप चेंजिंग रूम की ओर चला गया। वानी भी बेड के एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, गालों से टपकते हुए। जैक जब चेंजिंग रूम से अपने कपड़े बदल कर बाहर आया तो उसने देखा कि वानी चुपचाप रो रही थी। वह कुछ नहीं कर सका, आखिरकार तकलीफ देने वाला भी वही था। वह चुपचाप बेड की दूसरी ओर आकर बैठ गया। वानी के करीब जाकर उसने अपना रुमाल बढ़ाते हुए कहा, आंसू पोंछ लो, तुम्हारे चेहरे पर ये अच्छे नहीं लगते। वानी ने रुमाल लेकर उसे फेंक दिया और अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे आंसू बहने से? वजह भी तो तुम ही हो। जैक कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि आज वानी के इन आंसुओं की वजह वही है। उसने कुछ और कहना चाहा, लेकिन वानी उठकर वॉशरूम की ओर चली गई। जैक बस उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ मिनटों बाद वानी वापस आई। वह सीधे ड्रॉअर की ओर गई और उसमें से जैक की दवाइयां निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, दवाई ले लो। जैक ने चुपचाप दवा ले ली। फिर वह लेटने के लिए बेड पर गया, लेकिन वानी उसे रोकना चाहकर भी रोक नहीं सकी। वह नीचे चली गई और अपना डिनर लिया। जैक के लिए भी उसकी तबीयत के अनुसार कुछ खाना तैयार कर ऊपर लौटने लगी। वह बुरी तरह डर रही थी अंधेरे से। पूरे घर में बस कैंडल्स जल रही थी। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, अचानक लाइट चली गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। शायद बारिश और इलाके की वजह से बिजली चली गई थी। बालकनी से आती हल्की रोशनी कमरे में टेबल तक पहुंच रही थी। वानी टेबल तक पहुंची और खाना रखा। तभी उसे हल्की हल्की कैंडल्स की रोशनी नजर आने लगी। वह मुड़ी तो देखा जैक टेबल के पास खड़ा कैंडल्स जला रहा था। उसे देखकर वानी को थोड़ी राहत मिली। जैक ने लगभग 10 कैंडल्स जला दी, लेकिन कमरे का साइज इतना बड़ा था कि ये रोशनी भी अधूरी लग रही थी। जैक लेटने ही वाला था कि वानी ने आवाज दी, डिनर कर लो। वह खुद सोफे पर बैठ गई। जैक भी पास आकर बैठ गया। वानी ने उसे खाना सर्व किया, लेकिन जैसे ही जैक ने पहली बाइट ली, उसे खांसी लगने लगी। शायद कुछ अटक गया था। वानी फौरन उठी और पानी लाकर जैक को दिया, फिर उसकी पीठ सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद जैक को राहत मिली, लेकिन उसे वानी के हाथों का स्पर्श अब भी महसूस हो रहा था। जैक ने जैसे तैसे सूप खत्म किया और डिनर अधूरा छोड़ दिया। वानी भी ज्यादा नहीं खा सकी। उसने जैक को उसकी दूसरी दवाइयां दी और फिर दूसरा ब्लैंकेट ढूंढने लगी, लेकिन कमरे में सिर्फ एक ही ब्लैंकेट था। मौसम ठंडा था और वानी ठंड से कांप रही थी। जैक पहले ही करवट लेकर सो चुका था। वानी भी बेड पर लेट गई, लेकिन ठंड से उसका शरीर सुन्न होने लगा।